तो गुड इवनिंग बच्चे लोग, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे अपनी अपनी पढ़ाई में। जैसे कि अभी गणेश जी का आगमन हो गया है, मेरी कामना है कि भगवान गणेश जी आपको सद्बुद्धि दे, बुद्धि दे और इस साल आपके बहुत अच्छे परसेंटेज 10th में बने। तो इसी भावना के साथ, इसी कामना के साथ बेटा हमने जो सीरीज चालू करी थी 10th वालों के लिए स्पेशली, लेकिन इसमें अगर कोई 9th का बच्चा भी जुड़ा हुआ है तो बेटा इसके लिए भी उतनी बेनिफिट का काम करेगी ये वीडियो। तो बेटा हमने सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल इसके पहले खत्म कर चुके थे। आज हम एक नए चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 3 के साथ एक नई वीडियो की शुरुआत करते हैं बेटा, पूरे एक नए एनर्जी के साथ। और बेटा इस चैप्टर का नाम है जैसा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो बेटा आज की वीडियो में हम इसके बेसिक को पकड़ेंगे। हो सकता है शायद एक नहीं दो वीडियो बने बेसिक को लेके, लेकिन ये बेटा एक बार इस चैप्टर के बेसिक को अच्छे से अगर आप समझ लेंगे तो इजीली आपसे हर चीजें बन जाएगी। तो बेटा बिल्कुल जीरो लेवल से जो मैं आपको बता सकता हूँ, मैं इस चैप्टर के बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले कि बेटा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जैसा कि इसका नाम है, तो इसके चैप्टर को नेम को भी हम डिकोड करते हैं बेटा, ध्यान से देखो। सबसे पहले बेटा देखो इक्वेशन क्या होता है। तो बेटा हमने पॉलिनोमियल पढ़ के आए हैं, ध्यान से देखना। हमने क्या पढ़ा है? पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल हम पढ़ के आए हैं। और अब हम देखेंगे इक्वेशन, ठीक है, कि दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो देखो बेटा पॉलिनोमियल क्या होता है, जैसे मान लो मैंने आपसे कह दिया कि x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये क्या है बेटा? पॉलिनोमियल है। और देखो x स्क्वायर y स्क्वायर, ये क्या है बेटा? पॉलिनोमियल है। तो इक्वेशन क्या होगा? इक्वेशन में क्या अंतर है, पॉलिनोमियल इक्वेशन में क्या अंतर है? तो इक्वेशन क्या होता है देखना, आप एक एग्जांपल समझ जाएंगे। जैसे अगर मुझे इक्वेशन लिखना पड़ेगा तो ऐसा मैं लिख दूंगा 2x प्लस 5y इक्वल टू 0। और देखना x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 5, ठीक है। तो ध्यान से देखना बेटा कि यहाँ पर बीच में इक्वल का साइन लगा है, ठीक है ना, और इक्वल के उस तरफ, ठीक है ना, मतलब राइट हैंड साइड में आपको कुछ ना कुछ बेटा वैल्यू मिलेगी, चाहे वो 0 हो, चाहे वो 5 हो, 1 2 3 कुछ भी हो, ठीक है ना बेटा। तो बस इक्वेशन और पॉलिनोमियल में इतना सा अंतर है। तो आई थिंक बेटा आप इक्वेशन का मतलब समझ गए होंगे, ठीक है। आगे देखिए, अब आते हैं बेटा लीनियर इक्वेशन में, कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। अब आते हैं बेटा लीनियर इक्वेशन में, कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो बेटा लीनियर का मतलब जब हम पावर पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया था कि अगर किसी पॉलिनोमियल की पावर 1 होती है उसको हम लीनियर कहते हैं। ऐसे ही बेटा अगर कोई इक्वेशन है जिसकी पावर 1 है, जिसकी पावर कितनी होनी चाहिए? 1 है, तो बेटा वो क्या कहलाएगा? लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। एक चीज क्लियर हुई बाबू ना। सेकंड चीज, तो देखो लीनियर इक्वेशन क्या होता है? ऐसा इक्वेशन जिसकी पावर कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, ठीक है। अब क्या लिखा है? इन टू वेरिएबल। तो वेरिएबल के बारे में बेटा हमारी बातचीत हो चुकी है, ठीक है ना। x y z जितने भी ये सिंबल हैं ये सब बेटा वेरिएबल होते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है? 2 वेरिएबल होना चाहिए। कितने वेरिएबल होना चाहिए? 2 वेरिएबल, ठीक है। तो जैसे अगर मैं एग्जांपल बनाना चाहूं सपोज, तो देखो 2 वेरिएबल मतलब x और y, ठीक है ना। एक वेरिएबल x हो गया, दूसरा y हो गया, तो ये 2 वेरिएबल हो गए। x y की जगह आप a भी ले सकते हैं, a b की जगह आप pq ले सकते हैं, pq की जगह आप cd ले सकते हैं, कुछ भी 2 वेरिएबल ले सकते हैं बेटा, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इधर देखिएगा 2 वेरिएबल की बात हो रही है, तो मैं एक वेरिएबल को x और दूसरे को y, ठीक है, ये 2 वेरिएबल हो गए। तो हम मुझको लीनियर इक्वेशन बनाना है, वो भी 2 वेरिएबल वाला, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से देखना, जैसे मान लीजिए मैं ये 2 वेरिएबल हुए, ठीक है, और सामने मैंने लिख दिया 2, ठीक है। तो इक्वेशन है, इसकी पूरी पावर बताओ भाई, x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है, तो इस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर कितनी हो गई? 1। तो पावर कितनी होनी चाहिए थी? 1 हो गई, ठीक है। एक शर्त क्लियर हो गई। दूसरी शर्त क्या है? 2 वेरिएबल होना चाहिए थे। 2 क्या होना चाहिए थे? वेरिएबल। तो 2 वेरिएबल से क्या है क्या इसमें? x और y बिल्कुल है,
ठीक है। तो बेटा ये इसमें पावर 1 है और 2 वेरिएबल है, इसलिए हम इसको कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। यहां तक कोई दिक्कत बेटा? ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब ध्यान से देखो, अब हम पढ़ेंगे बेटा जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्या पढ़ेंगे? जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है कि बेटा एक स्टैंडर्ड फॉर्म या एक जनरल फॉर्म होता कैसा है, ठीक है ना बेटा? तो देखो, एक जनरल फॉर्म लीनियर इक्वेशन का होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, ये बेटा ये खुद एक नंबर का सवाल है, कई बार आ जाता है कि जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल लिखिए, तो बेटा वो ये होता है ax by प्लस c। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है। अब चूंकि बेटा यहां पर हमसे क्या बोला है शुरू में? पेयर का मतलब 2, ठीक है ना? तो देखो बेटा, जब आप 2 इक्वेशन लोगे तो देखो ये 2 इक्वेशन लोगे, देखो ध्यान से, ये 2 इक्वेशन मैंने लिख दी, लेकिन बेटा ये दोनों एक जैसी लग रही है। इसमें आप डिफरेंस कैसा पैदा कर सकते हो? कैसे आप बता सकते हो कि ये पहला इक्वेशन है दूसरा? तो बेटा हम क्या करते हैं, देखो x और y वेरिएबल तो वही रहेंगे, लेकिन इनके जो कोएफिशिएंट हैं a b c इनको हम अलग अलग नाम से डिनोट कर सकते हैं। जैसे इसको a1 b1 c1 बोल सकता हूं मैं, इसको a2 b2 c2 बोल सकता हूं बेटा। तो ये मिल गया बेटा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन और 2 वेरिएबल। तो बेटा ये हमको पेयर बनाना था, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ये मिल गया पेयर। ठीक है ना बेटा? तो हमारा जो पेयर है लीनियर इक्वेशन का इन 2 वेरिएबल वो यही है बेटा। अब जब हम बेटा जनरल फॉर्म पढ़ लेते हैं, तो जनरल फॉर्म के बाद हमें कोएफिशिएंट निकालना पहले आना चाहिए कि कोएफिशिएंट क्या होते हैं। ठीक है, ध्यान से देखते जाइए। तो देखो हमको देखना है कोएफिशिएंट, ठीक है? ध्यान से देखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इससे बहुत सारे सवाल बेटा आपकी चुटकियों में होने वाले हैं। ध्यान से देखिए। तो बेटा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होते हैं, हमने अभी देखे, a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा क्या होता है बेटा, a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है ना बेटा? पहले वाले इक्वेशन के x का जो इनटू में रहता है, ठीक है ना, वही कोएफिशिएंट कहलाएगा a1, y पे जो इनटू में रहता है वो b1, और आखिरी में बेटा एक सिंगल आपको नंबर मिलेगा वो c1। ठीक है, इसी तरह से इक्वेशन नंबर 2 में x का जो गुणज है, ठीक है, जो मल्टीपल है वो a2 कहलाएगा, y का जो मल्टीपल या गुणज है बेटा वो b2 कहलाएगा, और आखिरी में एक संख्या मिलेगी उसको c2 कहेंगे। अब बेटा इस तरह से बोलने में चीजें समझ में नहीं आती कई बार, तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल दे दे रहा हूं, 5x प्लस 2y, ठीक है, प्लस 3 बराबर 0। कई बार बेटा ये आखिरी की जो संख्या है, मतलब ये c1 है, ये आपको इक्वल के उस तरफ मिलेगा, तो बेटा उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। बस इस चीज का विशेष ध्यान रखना बेटा कि या तो c1 और c2 दोनों बराबर के इस तरफ रहे या दोनों बराबर के उस तरफ रहे, इस चीज का विशेष ध्यान रखना, दोनों को बराबर कर लिया करो। ठीक है ना? इसमें थोड़ी सी सहूलियत आप ही को होगी, ध्यान से देखना। एक बार मैं एग्जांपल ले ले रहा हूं, 3x प्लस 5y प्लस 9 इक्वल टू 0। यहां तो कोई दिक्कत बेटा? ठीक है ना? अब मैं कंपेयर करता हूं, ठीक है? तो देखो अब पहला वाला इक्वेशन क्या है मेरा, 5x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, और पहले वाले लीनियर इक्वेशन से मैं इसकी तुलना कर रहा हूं या कंपैरिजन कर रहा हूं। ध्यान से देखना, देखो बेटा x के इनटू में जो होना चाहिए वो a1 है, तो देखो a1 इक्वल टू आपको क्या मिल गया होगा, b1 इक्वल टू आपको क्या मिल गया होगा, और c1 इक्वल टू क्या मिल गया बेटा? यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है। अब देखो दूसरा हम लीनियर इक्वेशन लेते हैं, 3x 5 प्लस 5y प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको नीचे लिख देते हैं, a2x
b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, कंपैरिजन कर रहे हैं। a2 बराबर कितना दिख रहा है बेटा, a2 बराबर 3। ठीक है, a2 बराबर 3। b2 बराबर कितना दिख रहा होगा बेटा, b2 बराबर दिख रहा होगा 5। c2 बराबर कितना दिख रहा होगा बेटा, c2 बराबर दिख रहा होगा 9। ठीक है बेटा, तो आपके पास ये खुद एक ऑलरेडी 2 नंबर का सवाल है बेटा। ठीक है ना, क्योंकि आपको सबसे पहले जो सवाल जो 2 मार्क्स के आने वाले हैं बेटा, उनको जब आप देखोगे तो उसमें से एक सवाल ये भी आने वाला है आपका कि आप लीनियर इक्वेशन में से आप a1 b1 c1 और a2 b2 c2 के मान बताइए। तो बेटा ये केवल देख के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बेटा। ठीक है ना, और ये खुद अपने आप में 2 नंबर का सवाल है बेटा, तो इसलिए बहुत अच्छे से देखना है। ठीक है ना, तो आई थिंक आपको कोएफिशिएंट समझ में आए होंगे। अब आगे देखते हैं बेटा। अब बेटा अगर कोएफिशिएंट निकालना सीख गए हो तो किसी भी लीनियर इक्वेशन को बेटा हम ग्राफ द्वारा दर्शा सकते हैं। ठीक है ना, कोई भी लीनियर इक्वेशन जो है हम उसको एक ग्राफ द्वारा दर्शा सकते हैं बेटा। तो जैसे कि 9th में आपने ग्राफ पढ़े हैं। ठीक है, मैं एक लीनियर इक्वेशन पहले ले ले रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा रिकॉल हो जाए, क्योंकि बेटा हमारे चैप्टर में 3 प्रकार की विधियां दी हैं लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। पहली ग्राफिकली है, दूसरी सब्स्टिट्यूशन है और तीसरी एलिमिनेशन बेटा। तो जब आप ग्राफ वाली विधि को सॉल्व करना सीखेंगे तो उसमें आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए। तो हल्का सा बस मैं आप आज ग्राफ बताऊंगा, बस ग्राफ बता के आज इतने को यही रोक दूंगा, फिर नेक्स्ट चीज पढ़ेंगे। तो देखो बेटा, जैसे मैंने बोल दिया 2x प्लस वाई इक्वल टू 4 बोल दिया मैंने। कितना बोल दिया, 4। ये बेटा लीनियर इक्वेशन ध्यान से देखो, इसकी पावर 1 ही है और 2 वेरिएबल से मिलकर बना है, तो ये लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल। ठीक है, अगर 9th में बेटा याद हो आपको तो हम इसका एक ऐसा बॉक्स बनाते थे। ठीक है, x और y का। ठीक है, तो x बराबर बेटा जैसे मैं सबसे कुछ भी रख सकते हो आप, जरूरी नहीं है 0 रखो, 1 2 3 -1 -2 कुछ भी रख दो बेटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्राफ तो आखिरी में एक ही जैसा आता है, अलग अलग नहीं आता। ठीक है ना, तो देखो x बराबर मैं पहले कितना रख रहा हूं, 0 रख रहा हूं। ठीक है, अगर मैं x बराबर 0 रखता हूं, ध्यान से देखना, ये हमारा इक्वेशन है। ठीक है, और x बराबर अगर मैं 0 रखता हूं तो ये पूरी टर्म तो 0 हो जाएगी, तो y बराबर मुझे मिलेगा 4। तो x बराबर 0 रखने पर y मुझे कितना मिला, यहां तक कोई दिक्कत। ठीक है, अब एक बार x को 0 रखा, एक बार y को 0 रख दो, मतलब y बराबर कितना रहेगा, 0। तो देखो इक्वेशन क्या है हमारी, यही। ठीक है, तो 2x y जगह कितना रखना है, 0। तो देखो x 2x निकल के आएगा 4, तो x बराबर 4/2, तो 2 2 जा 4, मतलब x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 2। यहां तक कोई दिक्कत बेटा। ठीक है, अब देखना ग्राफ को थोड़ा सा, और वैसे तो मैंने जब सेकंड चैप्टर पढ़ाया था तब भी मैंने आपको ग्राफ बताया था, मैं अभी थोड़ा सा एक बार ग्राफ के बारे में जो भी हेल्थ की बेसिक चीजें हैं वो रिकॉल करवा दे रहा हूं बेटा। ये ओरिजिन है, ठीक है, ये y है, ठीक है, ये x है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी ले लो 1, थोड़ा सा नजदीक लो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर x की ये 0 है, 0 किस तरफ की वैल्यू आएगी x पे, तो वो सब क्या आएंगी, नेगेटिव आती है। तो -1 -2 -3 -4 -5 -6। ऐसी y की इस तरफ वैल्यू आएगी तो -1 -2 -3 -4 -5, इस तरह की वैल्यू आपको मिलती है बेटा। ठीक है ना, क्योंकि आपको ग्राफ करना है आगे, तो आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है ना, ध्यान से देखना बेटा। अब हमको इस लीनियर इक्वेशन को ग्राफ में बताना है। ठीक है, तो देखो बेटा क्या बोल रहा है वो, सबसे पहले x को दिखाते हैं ग्राफ में, फिर y को। तो x 0, तो बेटा x 0 का मतलब है कोई, अब x से आपका संबंध खत्म, अब सीधे y पे जाना है, तो y 4 मतलब ये। तो बेटा इसको हम कहेंगे 0 4, क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे 0 4। और देखो अब x बराबर कितना चाहिए, 2 और y बराबर 0, मतलब y से संबंध खत्म। ठीक है ना, तो बेटा आपका ये आएगा 2 0।
यहां तक कोई दिक्कत बेटा? अब जब आप इसको मिला दोगे, ध्यान से देखना, इसको आप मिला दो, ठीक है, ये आपने इसको मिला दिया, ठीक है, तो बेटा ये काय का ग्राफ बन गया 2x प्लस y इक्वल टू 4, ठीक है। तो इस तरह से बेटा आपको इस चैप्टर में ग्राफिकल मेथड भी है, जिससे आपको ग्राफ से आपको कई बार जीरोस निकालना पड़ेगा बेटा। तो ये हल्का सा उसका बेसिक है बेटा। जिस तरह से मैंने एक इक्वेशन बना के यहाँ पर ग्राफ बनाया है, इसी तरह से आपको दो इक्वेशन मिलेगी बेटा, क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम ही है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो पेयर का मतलब दो है बेटा। तो एक इक्वेशन तो ये, और एक इक्वेशन और कोई अगर मैं ले लेता और फिर हम ग्राफ बनाते बेटा, तो हमको कुछ रिजल्ट देखने को मिलते बेटा, ठीक है। तो ध्यान से देखो कौन कौन से रिजल्ट देखने को मिलते। तो जैसे कि अभी हमने देखा बेटा कि अभी हमने एक लीनियर इक्वेशन लिया था और उसको हम जब ग्राफ में उसको दर्शा रहे थे, तो हमने देखा कि बेटा उसमें एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिली। इसी तरह से बेटा अगर हम दो लीनियर इक्वेशन लेंगे, अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लेंगे, तो भी हमको ग्राफ इसी तरह का मिलेगा, लेकिन हमको रेखाएं दो मिलेगी बेटा, ध्यान से देखना। तो इसकी बेटा तीन कंडीशन हो सकती है लीनियर इक्वेशन की, ध्यान से देखना। एक बार हो सकता है आपको एक लाइन ऐसी मिले और एक लाइन ऐसी मिल जाए, ठीक है, मतलब इंटरसेक्टिंग, ठीक है, इंटरसेक्टिंग प्रतिच्छेद कैसी रेखा मिले, प्रतिच्छेदी, ठीक है। हो सकता है बेटा एक बार जब आप करो तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर मिल जाए, जैसे एक रेखा ये और एक और रेखा ये, ठीक है। तो इस तरह से बेटा रेखा एक के ऊपर एक भी मिल सकती है, ठीक है ना। इसको हम बोल सकते हैं कोइंसिडेंट, ठीक है। और एक बार बेटा रेखा आपको मिल सकती है पैरेलल, इस तरह से देखो ये और ये, ठीक है, ये पैरेलल, ठीक है ना बेटा। तो पैरेलल मतलब समांतर, और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे संपाती, इसको क्या बोलेंगे, संपाती, ठीक है बेटा। यहां तक कोई दिक्कत? तो बेटा इस तरह से हमको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में तीन तरह की कंडीशन देखने को मिल सकती है रेखाओं की ना। तो हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, मतलब दो है, तो हो सकता है एक इक्वेशन जो है उसकी रेखा ऐसी कुछ मिले, दूसरे वाले की ऐसी, मतलब एक दूसरे को किसी बिंदु पे काट दे, उसको बोलेंगे प्रतिच्छेदी या इंटरसेक्शन, ठीक है। हो सकता है बेटा दोनों इक्वेशन की जो रेखा है एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल सेम टू सेम प्लॉट हो बेटा, तो ऐसी रेखाओं को कोइंसिडेंट या संपाती बोलेंगे बेटा। और तीसरी कंडीशन ये हो सकती है बेटा कि हो सकता है एक लीनियर इक्वेशन की स्ट्रेट लाइन इस तरह से मिले और दूसरी उसकी बिल्कुल पैरेलल मिले बेटा, समांतर, ठीक है बेटा। तो ये तीन प्रकार की कंडीशन होती है। इन तीन प्रकार की कंडीशन को लेके बेटा, ठीक है ना, हमको तीन शर्तें पता होती है, तो हम उसके बारे में जानेंगे बेटा, ध्यान से देखना। तो बेटा जैसा कि हमने देखा कि अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं ग्राफ में, तो हमको जो दो लाइनें मिलती है, रेखाएं मिलती है, वो या तो प्रतिच्छेदी मिलेगी, इंटरसेक्टिंग मिलेगी, या कोइंसिडेंट मिलेगी, ठीक है ना, संपाती या पैरेलल समांतर मिलेंगी बेटा, ठीक है। तो देखो बेटा अगर रेखाएं प्रतिच्छेदी है, इंटरसेक्टिंग है, इसका मतलब बेटा इसका एक हल मिलेगा, इसका एक क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, ध्यान से देखना। अगर बेटा लाइन संपाती है, एक के ऊपर एक है, ठीक है ना, एक के ऊपर एक है बेटा, मतलब बहुत सारे पॉइंट प्लॉट हो सकते हैं बेटा, तो इसके अनेक हल होंगे, अनेक हल मतलब मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। और बेटा अगर पैरेलल होगा तो बेटा नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, मतलब नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, ठीक है। क्योंकि हम बेटा अभी ग्राफ को लेके बेस बना रहे हैं, तो बस आपको ग्राफ को लेके मतलब रेखाओं को लेके बस समझ क्लियर होनी चाहिए, ठीक है बेटा। अगर लाइनें इंटरसेक्टिंग है तो उसका एक सॉल्यूशन मिलेगा, अगर लाइनें कोइंसिडेंट है बेटा, संपाती है, तो उसके मेनी सॉल्यूशन होंगे,
अगर लाइनें पैरेलल है एक दूसरे के बेटा तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, अगर इसको कोफिशिएंट के रूप में हम लें a1 a2 b1 b2 c1 c2 के रूप में अगर देखा है बेटा, ध्यान से देखना, तो इसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल है b1 अपॉन b2 के, तो बेटा इसका एक सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए a1 अपॉन a2 आपने देखा वो b1 अपॉन b2 के बराबर आ गया। ठीक है, अब काय पे आएंगे हम, c1 अपॉन c2 पे। हमने देखा ये भी क्या आ गया, बराबर आ गया, तो बेटा इस कंडीशन को बोलते हैं मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, अब एक और कंडीशन बनेगी बेटा कि आपने देखा ये दोनों तो बराबर हैं लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है, तो बेटा इसको बोलेंगे नो सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, लीनियर इक्वेशन का हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जो बेसिक चीजें होती है वो हमने सीख ली है। फिर हमने कोफिशिएंट के बारे में बात कर ली है। फिर हमने जब ग्राफ में बताते हैं बेटा तो दो रेखाएं मिलती हैं, वो तीन प्रकार की रेखाएं हमें मिलती हैं बेटा, उसमें कौन कौन से सॉल्यूशन हमें मिलते हैं ये भी हमने देख लिया बेटा। अब हम एक नई चीज सीखने जा रहे हैं बेटा, ठीक है ना, वो है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। देखो ध्यान से, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है बेटा, इसको हिंदी में बोलते हैं संगत और इसको बोलते हैं बेटा असंगत। ठीक है बेटा, अगर मैं इन दोनों में से किसी एक के बारे में बहुत अच्छे से बेटा अगर उसको डिफाइन कर दूं तो दूसरी चीज ऑटोमेटिकली आपसे बन जाएगी बेटा। तो मैं कंसिस्टेंट को बहुत अच्छे से डिफाइन कर दे रहा हूं बेटा। इसमें केवल एक ही कंडीशन आपको याद रखना है कि कोई ना कोई हल होना चाहिए बेटा, बस इतना ध्यान रखना। कंसिस्टेंट में क्या होना चाहिए, कोई ना कोई हल आपके पास होना चाहिए। अब ये क्या होता है बेटा, इसके बारे में थोड़ा सा जान लें। तो बेटा जब हम देखते हैं a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल होता है बेटा, तो इसमें एक हमको अद्वितीय हल मिलता है, एक अद्वितीय हल मिलता है, मतलब यूनिक सॉल्यूशन मिलता है बेटा। ठीक है, फिर a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 अगर बेटा बराबर मिल जाए तो हम फिर आगे की उसकी कड़ी c1 c2 की तरफ जाते हैं, और ये भी अगर बराबर मिल जाए बेटा तो इसको हम बोलते हैं अनेक हल। क्या बोलते हैं, अनेक हल, मतलब मैनी सॉल्यूशन। और तीसरी कंडीशन बेटा ये होती है कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 बेटा, तो इसको बोलते हैं बेटा नो सॉल्यूशन, मतलब कोई हल नहीं, मतलब नो सॉल्यूशन। तो बेटा तीन प्रकार की शर्त हम अब भी पढ़ के आ ही रहे हैं। ठीक है ना, हमको बस ये समझना है इसको कि इसमें कंसिस्टेंट कैसे देखें। तो बेटा कंसिस्टेंट का मतलब ये होता है कि कोई ना कोई हल होना चाहिए। तो देखो यूनिक सॉल्यूशन में बेटा हल तो होता है, वन सॉल्यूशन होता है ना, वन सॉल्यूशन। तो बेटा इसमें कोई हल अगर है तो ये कंसिस्टेंट हो गया। अब देखो बेटा अगला है अनेक हल, मैनी सॉल्यूशन। तो बेटा भले बहुत सारे सॉल्यूशन है लेकिन हल तो है ना, सॉल्यूशन तो है ना। ठीक है ना बेटा, तो इसमें भी क्या आ जाएगा ये, ठीक है, कंसिस्टेंट। अब इसमें देखो बेटा, इसमें लिखा है कोई भी हल नहीं होगा, जबकि कंसिस्टेंट में बेटा क्या है कि कोई ना कोई हल होना चाहिए। तो बेटा ये हो जाएगा, ये वाली कंडीशन कहलाएगी इनकंसिस्टेंट। ठीक है, ठीक है बेटा। तो बस इतना सा बेटा बेसिक है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का। तो बेटा ये आखिरी चीज थी जो 3.1 में आपको सीखनी थी। ठीक है ना बेटा, इसके बाद हम 3.1 बिल्कुल चालू कर सकते हैं कल बेटा। यही 3.1 का पूरा बेसिक है, यही चैप्टर का बेसिक है। ठीक है ना बेटा, इतने को आप अच्छे से बस बार बार देख के बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। कल से हम 3.1 चालू करेंगे और देखना बेटा कैसे 15 से 20 मिनट में आपकी
पॉइंट 1 जो है पूरी खत्म हो जाएगी बेटा। तो बस स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें और पढ़ते रहें बेटा। कल की अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।